हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं जीव और समष्टियां। क्या पढ़ने वाले हैं? जीव और समष्टियां। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। अगली 10 से 15 मिनट के अंदर आपका ये चैप्टर पूरा आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके दिमाग में ऐसे फिल्म की तरह घूमने लग जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं जीव और समष्टियां, ठीक है जी। तो जीव है, बहुत सारे जीव मिलकर क्या बनाते हैं? समष्टियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समष्टियां। समष्टियां मैं सीधी सी भाषा में बताऊं तो क्या बोलते हैं? जनसंख्या, पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। समष्टियां मिलकर क्या बनाती हैं? समुदाय बनाती हैं। और जो समुदाय है वो मिलकर क्या बनाती हैं? जीवोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीवोम बनाते हैं, ठीक है जी। अब आपकी ये एनसीईआरटी है, उसके अंदर ये ग्राफ टाइप में दे रखा है। इसका थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो नीचे की तरफ ये क्या है? औसत वार्षिक। इधर जाएंगे, नीचे की तरफ इधर जाएंगे तो ये क्या है? वर्षा को डिनोट कर रहा है। किसको कर रहा है? वर्षा को दिखा रहा है, ठीक है। वर्षा को दर्शा रहा है। और ऊपर की तरफ जाएंगे इधर तो ये किसको है? तापमान को, ठीक है। तापमान को ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ रहा है, इधर जाएंगे क्या बढ़ रही है? वर्षा बढ़ रही है। अब देख लो भैया, मरुस्थल के अंदर कभी आपने वर्षा देखी है? नहीं होती ना मरुस्थल के अंदर वर्षा। तो देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो रीजन है ना, येलो कलर वाला, इधर वाला ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है, अलग सा ही पड़ा है, ये क्या है? ये क्या है? मरुस्थल है। क्योंकि देखो यहाँ पर तो वर्षा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वर्षा बिल्कुल नहीं होगी, तो यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं है और तापमान अधिक है, तो ये क्या? मरुस्थलीय एरिया है, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ये सीधा का सीधा ऐसा दे देगा, ये नाम वाम नहीं लिख के देगा, तो आपको नाम पूछने के लिए वो दे सकता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ये आगे आगे निकल रखा है, यहाँ पर वर्षा भी अधिक होगी और यहाँ पर तापमान भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ऊपर ऊपर भी है ये जो है ग्रीन वाला है, ये ऊपर भी है और ये आगे भी निकल रखा है, ऐसे भी है और ऐसे भी आगे भी निकल रखा है। तो यहाँ पर वर्षा भी होगी और यहाँ पर तापमान भी होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? उष्ण कटिबंध वन जो है उनके अंदर तापमान भी अधिक रहता है और वहां पर वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर ये देखो ये घास स्थल है, ठीक है, जो मरुस्थल के पास में, ठीक है। और जो उष्ण कटि जो वन है उसके पास में क्या है? शीतोष्ण वन है। क्या है? शीतोष्ण वन है, ठीक है। उसके नीचे क्या है? शंकुधारी वन है, ठीक है। ये आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा कहां पर है। और ये नीचे नीचे तो आपको ये पता रहेगा, ये उत्तर जो ध्रुवीय जो अल्पाइन जो टुंड्रा है वो यहां पर नीचे ही नीचे होगा, क्योंकि यहां पर क्या है? तापमान भी कम है और वर्षा भी कम है, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे किसकी? जो प्रमुख अजैव जो कारक है उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्रमुख अजैव कारक हैं उनकी बात कर लेते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला कौन सा है? तापमान। क्या है? तापमान। तापमान भाई क्या क्या काम करता है उसकी बात कर लेते हैं। तापमान के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा जो प्रासंगिक पर्यावरणीय जो कारक है ना, वो कौन सा है? आपका तापमान है, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पर्यावरण के रूप से जो कारक है वो कौन सा है? आपका तापमान है। ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। फिर क्या है? गर्म जो झरने और जो गहरे जो सागर है ना, जो गर्म झरने हैं और जो गहरे सागर है ना, जो गहरे सागर है वहां पर तापमान कितना रहता है भैया? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, ठीक है। फिर बात करें जीवधारी जो है उनके अंदर तापमान जो है वो कैसे काम करता है? जो जीवधारी है, ठीक है, आप और मैं, जीवधारी जो है उनके अंदर तापमान कैसे काम करता है? उनके अंदर क्या काम करता है? देखो जो एंजाइम्स है ना, जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो प्रकीर्ण हुए हैं, ठीक है, जो प्रकीर्ण है, जो एंजाइम है, ठीक है, उनकी बलगति को प्रभावित करता है। उनकी जो बलगति है उसको प्रभावित करता है। जो एंजाइम प्रकीर्ण है उनकी क्या करता है? बलगति को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या? तापमान। फिर बात करें, एक तो होता है प्रथु ताजापी, एक तो होगा प्रथु ताजापी और एक होता है आपका तनुतापी, ठीक है। प्रथु ताजापी और एक होता है तनुतापी, ठीक है। इंग्लिश में बात करो तो एक होता है यूरी थर्मल और एक होता है स्टेनोथर्मल। जहां पर भी आपको यूरी वर्ड दिख जाए, जहां पर भी आपको यूरी वर्ड दिख जाए, मतलब क्या है उसका? मतलब क्या है उसका व्यापक जो है वो कैसा है? उसका जो प्रास है वो कैसा होगा? व्यापक होगा। उसका प्रास जो है वो व्यापक होगा, मतलब उसका रेंज जो होगी ना, उसकी जो रेंज होगी वो वाइड होगी, ठीक है। उसकी जो सहन शक्ति की जो रेंज होगी वो कैसी होगी? वाइड होगी, ठीक है, व्यापक होगी। और जहां पर आपको स्टीनो दिख जाए या फिर तनु वर्ड दिख जाए तो वहां पर क्या होगा? उसकी जो सहन शक्ति जो होगी ना, जो सहन शक्ति होगी वो कैसी होगी? कम प्रास वाली होगी। कैसी होगी? कम प्रास वाली होगी। अब आगे बात करते हैं। तो देखो प्रथु तथापि जो होता है, वो जो यूरी थर्मल होता है वो क्या होता है? तापमान का व्यापक प्रास सहन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब व्यापक प्रास सहन कर सकते हैं, मतलब ज्यादा तापमान सहन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, वो
कम तापमान मान लो कि वो 15 डिग्री भी सहन कर सकता है और वो 85 डिग्री भी सहन कर सकता है, ऐसा मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। और जो स्टेनोथर्मल होते हैं ना, स्टेनोथर्मल होते हैं, इनके लिए अगर 40 डिग्री पर रह सकते हैं ना, तो ये 41 डिग्री 39 डिग्री इतना ही, 45 डिग्री तक भी नहीं जाएंगे, ये सिस्टम है। फिर आगे चलते हैं भैया, बात करते हैं फिर जल की। तापमान की बात कर ली, अब बात कर लेंगे जल की। तो जल के जो जीव होते हैं ना, जो जलीय जीव होते हैं, आपको लगता होगा कि जो पानी पर अपन रहते, मतलब अपन धरती पर अपन रहते हैं तो अपने यहाँ पर ही पानी की कमी है, ठीक है। लेकिन जो जल के अंदर जो रहते हैं ना जीव, उनके लिए भी पानी की कमी है। अब आप बोलोगे कि तो जल के अंदर ही रह रहे हैं, वहां पर पानी की कमी कैसे होगी? वहां पर पानी की कमी इसलिए है कि जो जलीय जीव है ना, ठीक है, इनको भी पानी से, जो जल से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो रासायनिक संगठन कैसा है पानी का, जो रासायनिक संगठक कैसा है और उसकी पीएच कैसी है, पानी की पीएच कैसी है, और पानी का जो समुद्री जो पानी है उसका रासायनिक संगठक कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो सही नहीं है, जो जीव है जलीय जीव उनके अनुकूल नहीं है, तो उनको भी जलीय संबंधित जो समस्याएं उनका सामना करना पड़ता है। अब बात करें अंतःस्थलीय जल की। अंतःस्थलीय जल की मतलब जो जमीन में जो पानी है उसके अंदर जो लवणता है वो कितनी है, उसके अंदर जो लवणता है वो कितनी है। जो अंतःस्थलीय जल है मतलब जो धरती के अंदर जो पानी है उसके अंदर लवणता कितनी है, तो वो है लेस देन 5 पीपीटी, मतलब 5 पीपीटी से कम। पीपीटी क्या होती है? पीपीटी क्या होती है? पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड मतलब हजार में, ठीक है, हजार में बात हो रही है, पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। तो मतलब 5 मतलब एक हजार में 5 से कम है, 5 से कम है, ठीक है, हजार में से 5 से कम है, ठीक है, समझ गए, मतलब प्रति हजार की बात हो रही है। समुद्र के अंदर बात करें तो समुद्र के अंदर कितनी होती है? 30 से 35 पीपीटी होती है। लवणता कितनी होती है? 30 से 35 पीपीटी, मतलब 30 से 35 प्रति हजार, ठीक है, ये लवणता मापने का सिस्टम है, ठीक है। अब बात करें अति लवणीय जो लगून है, अति लवणीय जो लगून है वहां पर कितनी होती है? वहां पर भैया 100 से अधिक होती है। ये कितनी होती है? 100 से अधिक होती है। तो ये ध्यान में रखना, जो धरती के अंदर जो पानी है उसके अंदर 5 से कम होती है, फिर जो आपके समुद्र है वहां पर 30 से 35, और जो अति लवणीय जो लगून है ना वहां पर 100 से अधिक होती है। अब बात करें किसकी? पृथु लवणी या फिर यूरी हेलाइन, ठीक है, पृथु लवणी या फिर यूरी हेलाइन। अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर यूरी और स्टेनो वर्ड दिख जाए मतलब आप समझ गए। यूरी क्या होता है? यूरी क्या होता है? जो वाइड रेंज को झेल लेगा, जो वाइड रेंज को झेल लेगा, मतलब जो व्यापक परास को झेल लेगा, वो कौन सा होगा? यूरी, ठीक है, यूरी होगा, या फिर हिंदी में बात करूं तो पृथु होगा, ठीक है। और जो स्टेनो कौन होगा? जो कम परास को झेल पाएगा, वो कैसा होगा? तनु लवणी, ठीक है, तनु होगा। मैंने आपको पहले बता दिया था। यहां पर देखो पृथु लवणी या फिर यूरी हेलाइन कौन सा होगा? जो व्यापक परास के प्रति सेंसिटिव होगा। जो व्यापक परास के प्रति सेंसिटिव होगा मतलब सीधी सी बात है कि मतलब जो वाइड रेंज के अंदर जो लवणता को सहन कर लेगा वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? यूरी हेलाइन होगा। सीधी सी बात बताऊं कि कोई जगह है जहां पर 5 लवणता को मापने के लिए 5 है, ठीक है, और वो 5 को भी सहन कर सकता है और वो 50 को भी सहन कर सकता है, तो ये वाइड हो गई। और जो तनु लवणी होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? जिनको 5 पर रहने की आदत है ना, तो वो 5 से 6 पर ही जा सकते हैं, वो 10 तक नहीं जा सकते, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं जी। फिर बात करते हैं प्रकाश की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश की बात करेंगे। तो प्रकाश के अंदर भैया जाता है, कुछ समझने वाली चीज नहीं, सबको पता है कि प्रकाश किस काम आता है, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके अंदर काम आता है। यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है, वो क्या है कि भैया जो छोटे पौधे होते हैं ना, छोटे पौधे जो जैसे साग हो गई, झाड़ियां हो गई, ये जो है ना ये कम जो लाइट है, कम रोशनी के अंदर, कम प्रकाश के अंदर ही क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बहुत ही हल्के प्रकाश के अंदर ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको करते हैं। उसके लिए क्या है? अनुकूलित है। अब क्यों है ये अनुकूलित? उसके लिए क्योंकि भैया जो घने घने जंगल होते हैं ना, घने घने जंगल होते हैं, वहां पर जो बड़े पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं घने घने जंगल के अंदर, और बड़े पेड़ जो है वो आपस में ऊपर से क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं, आपस में उनकी जो डालियां हैं वो आपस में मिली हुई होती हैं। तो जो नीचे जो छोटी झाड़ियां बच गई, जो नीचे जो जमीन पर छोटी झाड़ियां हैं, जो छोटे पौधे हैं, उन तक क्या है? रोशनी नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि वहां पर तो छाया हो जाएगी ना, ऊपर से दोनों मिले हुए हैं, पेड़ आपस में ऐसे मिले हुए हैं, तो नीचे क्या है? प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। तो उस कम प्रकाश के अंदर ही वो क्या कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब बात करें किसकी? मृदा की। किसकी बात करते हैं? मृदा की, ठीक है। तो यहां पर क्या है? मृदा का संगठक कैसा है, ठीक है, कण साइज, उसकी कण साइज कितनी है, ठीक है, और उसका एकत्रीकरण कैसे हुआ है, वो क्या निर्धारित करता है? ये तो 3 चीजें है ना, ये जो 3 चीजें हैं ये क्या निर्धारित करती हैं? ठीक है, मृदा संगठक और कण साइज और जो एकत्रीकरण है क्या निर्धारण करती हैं? ये निर्धारण करती है भैया इसका अंतःस्रवण कैसा होगा, मतलब परकोलेशन कैसा होगा, और इसकी जल धारण क्षमता कितनी होगी, इसकी जल धारण क्षमता कैसी होगी। मतलब मान लो कि
जो जो बालू रेता उसके वो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण करने की क्षमता है वो कम होती है। और जैसे वो चिकनी मिट्टी हो गई उसकी क्या है ज्यादा होती है, जो जल धारण जो करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। फिर आगे चलते हैं भैया कि इसकी बात करते हैं जलीय पर्यावरण की। जो जलीय पर्यावरण के अंदर जो रहते हैं ना, जो जलीय पर्यावरण के अंदर जो रहते हैं वहां पर क्या है, अवसादी विशेषताएं बताती हैं। जलीय पर्यावरण है, ठीक है, जलीय पर्यावरण है। नीचे जो है अवसादी जो विशेषता है वो क्या बताती है, वो क्या निर्धारित करती है कि यहाँ पर जो नितस्थ प्राणी हैं उनके प्रकार कैसे हैं, ठीक है। जलीय पर्यावरण के अंदर जो अवसादी विशेषताएं जो है ना, जलीय पर्यावरण के अंदर जो अवसादी विशेषताएं हैं वो क्या निर्धारण करती हैं, वो ये बताती हैं अपन को कि यहाँ पर जो नितस्थ प्राणी हैं उनके प्रकार कैसे हैं, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे फिर अजैवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, मतलब रेस्पॉन्स कैसा रहेगा। ये जो अजीवीय जो कारक पढ़े हैं, जैसे आपने क्या पढ़ा, प्रकाश पढ़ लिया, अपने मृदा पढ़ लिया, अपने तापमान पढ़ लिया, अपने जल पढ़ लिया, तो इनके प्रति अब कैसा अपने अभिक्रिया कैसी होगी, इनके प्रति रेस्पॉन्स अपना कैसा रहेगा, उसकी बातें कर लेते हैं। इसके कैसे 4 प्रकार के रेस्पॉन्स हैं, 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी है? पहला है कि नियमन करना, क्या है? नियमन करना। दूसरा क्या है? समरूपण करना, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रवास करना। और चौथा क्या है? निलंबित करना। अब ये इनको डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा क्या होता है। पहले मैं बात करूं तो नियमन करना ये क्या होता है, नियमन क्या होता है, इसको नोट छोड़ में मैं आपको बता दूं भैया नियमन क्या होता है। ये आप और मैं है जो है, ये अपन क्या करते हैं, नियमन करते हैं। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है लेकिन अपना जो शरीर का जो तापमान है ना वो क्या रहता है, सेम रहता है। जैसा गर्मियों के अंदर रहेगा वैसा ही सर्दियों के अंदर रहेगा, मतलब अपना जो तापमान है वो एक जैसा रहेगा, चाहे बाहर कितनी गर्मी पड़े चाहे कितनी सर्दी पड़े। अब आप बोलोगे ये कैसे होता है, ये कैसे होता है भैया, सर्दियों के अंदर क्या है, ज्यादा सर्दी हो रही है तो अपन क्या लग जाते हैं, अपन कांपने लग जाते हैं। तो कांपने लग जाएंगे तो उससे क्या होगी, वो एक तरह की एक्सरसाइज हो रही है। तो एक्सरसाइज हो रही है तो बॉडी अपना टेम्परेचर जो अपना शरीर जो अपना तापमान है वो कैसा कर लेता है, संतुलित कर लेता है। ऐसे ही भैया गर्मियों के अंदर क्या होता है, गर्मियों के अंदर होता है पसीना आ जाता है। तो पसीने से क्या होता है, अपने शरीर को क्या मिलता है, ठंड मिलती है, ठीक। बाहर गर्मी है तो अपने शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो तापमान जो वो संतुलित रहेगा। ये क्या है, नियमन करना होता है। फिर समरूपण, फिर क्या है, प्रवास करना। समरूपण क्या होता है, समरूपण क्या होता है, वो जैसे बाहर जितना जैसा तापमान होगा, बाहर ठंडी हो रही है तो उनका शरीर भी ठंडा हो जाएगा, बाहर गर्मी हो रही है तो उनका शरीर भी गर्मी हो जाएगा, ठीक, गर्म हो जाएगा। तो ये क्या है, समरूपण। प्रवास करना क्या है, प्रवास करना क्या है, प्रवास करना ये है कि भैया मतलब मान लो कि आज राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में सहन नहीं हो रही किसी से, तो वो कहां चले जाएंगे, वो शिमला चले जाएंगे, वो जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या प्रवास करना है, ठीक है। फिर क्या है, निलंबित करना। निलंबित करना ये कुछ के अंदर देखी जाती है। निलंबित करना ये क्या होता है, जिनके मतलब वो क्या कर लेते हैं, वो ग्रोथ को रोक देते हैं अपनी, जब ये मतलब उनके हिसाब से कंडीशन नहीं होती, उनके हिसाब से कोई कंडीशन नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो जीव क्या कर लेते हैं, अपनी ग्रोथ को ही रोक देते हैं, अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये ग्राफ समझो, ये ग्राफ समझो, ये क्या है, नियामक। नियामक मतलब जो आप और मैं क्या है, नियामक है, मतलब या इस साइड में क्या है, बाह्य स्तर है, और इस साइड में क्या है, आंतरिक स्तर है, ठीक है। इस साइड में नीचे जो ये क्या है, बाह्य स्तर, और ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, आंतरिक स्तर। तो आप यहां पर ये देखो, जो नियामक है ना, इसके अंदर ये देखो सीधी लाइन है, मतलब इसको बाह्य स्तर और जो नियात्मक स्तर है जो वो क्या है, एक ही रहेगा, चाहे बाह्य स्तामक कैसा भी हो, ठीक है। और मतलब जो आंतरिक है वो कैसा भी हो, बाह्य स्तर और जो आंतरिक स्तर है वो कैसा भी हो, ये सेम रहेगा, मतलब अपना टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। समझ गया बात। फिर क्या है, समरूपी। समरूपी देखो, जो बाह्य स्तर के साथ साथ में और आंतरिक स्तर के साथ साथ में ये भी बढ़ रहा है, जो ग्रीन वाला है ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ना कि बाहर ठंडी होगी तो शरीर भी ठंडा हो जाएगा उनका, मतलब जो समरूपी होंगे उनका, और जब बाहर गर्मी होगी तो उनका शरीर भी गर्म हो जाएगा। फिर क्या है, आंशिक नियामक, ठीक है। आंशिक नियामक, ये आंशिक नियामक क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम तक तो अपना टेम्परेचर, जो अपना तापमान जो है उसको संतुलित कर लेते हैं, कुछ टाइम तक तो अपना तापमान संतुलित कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके बस की बात नहीं होती, तो यहां पर देखो, यहां पर पहले तो ये समरूपी जैसे होते हैं, उसके बाद में आंशिक नियामक बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं, एक एक की थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं नियमन करना। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या होता है, मेंटेन कर सकते हैं। क्या मेंटेन कर सकते हैं, तापमान और प्रसारणी जो सांद्रण है, ठीक है, उसको स्थिर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं भैया, कारिकीय मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, कंपन करना, ठीक है, और पसीना आना, ये सारी होगी। और व्यवहारिक, ठीक है, कुछ व्यवहारिक क्रिया करके भी तापमान जो है इसको संतुलित किया जा सकता है। फिर क्या है, ये किस किस के अंदर होता है, जो नियमन का जो कार्य है वो किस किस के अंदर होता है। एग्जांपल देख लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है, पक्षी के अंदर होता है, जो बर्ड्स जितने भी हैं उन सब के अंदर नियमन की क्रिया होती है, ठीक है, नियमन की क्रिया होती है। कुछ एक है जिनके अंदर नहीं है, उनकी बात कर लेंगे फिर, ठीक है। कुछ स्तनधारी होते हैं, जो स्तनधारी है, ठीक है, मतलब ममल्स, ठीक है, ममल्स जो होते हैं स्तनधारी जो है, उनके अंदर ये
नियमन की क्रिया होती है। जो थोड़े जो निम्न को जो थोड़े कुछ हैं, कुछ निम्न जो कशेरुकी जो है उनके अंदर भी ये देखी जाती है, और कुछ अकशेरुकी जो है उनके अंदर भी ये देखी जाती है। अब ये देख लो, मैंने आपको बता दिया ग्रीष्म जो ऋतु होगी तब क्या आएगा, पसीना आएगा, और जो शीत ऋतु होगी तब क्या होगा, कांपना होगा, कंपन होगा। अब आगे चलो, फिर बात करेंगे इसकी समरूपण रखना। समरूपण मैंने आपको बता दिया कि जब ठंडी होगी तो उनका शरीर भी ठंडा हो जाएगा, और जब गर्मी होगी तो शरीर भी उनका गर्म हो जाएगा। मतलब उनका कोई रोल नहीं है, उनकी जो बॉडी टेम्परेचर वो किस पर डिपेंड करती है, बाहर कैसा टेम्परेचर उस पर डिपेंड करती है। तो ये कैसे, ये स्किन के अंदर होता है। 99% जो प्राणी है ना, 99% जो प्राणी हैं उनके अंदर क्या होता है, समरूपण होता है, ठीक है। और लगभग सभी पौधे, जितने भी पौधे हैं उनके अंदर समरूपण ही देखा जाएगा। उनके अंदर ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि बाहर कितना भी टेम्परेचर हो अपना सेम रहेगा, ना ना ना, बाहर जैसा है वैसा ही उनका रहेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे इसका, यहाँ पर शरीर का जो तापमान है और जो प्रसारणी जो सांद्रता है, शरीर का जो तापमान और जो प्रसारणी जो सांद्रता है वो क्या किस पर डिपेंड करेगी, वो पर्यावरण का जो पर्यावरण के साथ वो बदलती रहेगी। ये मैं आपको बता दिया, पर्यावरण के साथ ये सारी चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे इसकी ताप नियमन की। किसकी बात करें, ताप नियमन। जो ताप नियमन है, जो थर्मो रेगुलेशन है, जो ताप नियमन है मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ताप नियमन मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करना। कैसे, मतलब कि भैया बाहर ठंडी पड़ रही है तो अपन का शरीर जो है वो उसके अनुकूल अपने खुद को रेगुलेट कर लेता है, अपना तो कर लेता है। लेकिन ये जो कुछ जीव है, ये जो बहुत सारे जो जीव है, इनके अंदर क्या है, ये कैसी होती है, जो ताप नियमन है, जो अपने जो कर लेते हैं ना, मतलब बाहर ठंडी पड़ रही है लेकिन हमारा शरीर अपना गर्म रह रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कैसी प्रोसेस होती है, इसके अंदर बहुत खर्चा लगता है, बहुत खर्चा लगता है। खर्चा किसका लगता है, ऊर्जा का बहुत खर्चा लगता है, इसमें ऊर्जा का बहुत खर्च होता है इसके अंदर। और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे जो जीव ऐसे छोटे छोटे जीव हैं वो इतना खर्चा जो है वो नहीं कर सकते अपनी ऊर्जा का, उनके अंदर ऊर्जा पहले ही बहुत कम होती है, फिर वो इतना ऊर्जा का खर्चा नहीं कर सकते। ये कैसी होती है, ऊर्जा के संदर्भ में बहुत खर्चीला है। क्या, ताप नियमन जो बहुत खर्चीली होती है। और जो छोटे प्राणी जो होते हैं ना, जो छोटे प्राणी होते हैं उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बहुत कम होता है, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा होता है, और उनका जो आयतन है वो बहुत कम होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो बाहर का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा होता है, और उनका जो आयतन है, ठीक है, जो उनका वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है। तो वॉल्यूम के अंदर क्या है, उनकी जो ऊष्मा है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर है, मतलब आयतन के अंदर उनकी ऊष्मा है। और जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो क्या करता है, उस ऊष्मा को बाहर निकालता है। तो बाहर निकालने की जगह ज्यादा होगी और रखने की जगह वो कम होगी। तो ऐसे क्या होगा, जो ऊष्मा जो है वो तेजी से उनकी कम हो जाती है। जो छोटे प्राणी उनकी जो ऊष्मा है वो कम हो जाती है, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, पर के बाद की बात करेंगे प्रवास करना। ये प्रवास करना क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि किसी को राजस्थान के अंदर गर्मी लग रही है तो वो कहां चला जाएगा, शिमला चला जाएगा। वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो उसी का एग्जांपल क्या है, एक साइबेरियन बर्ड्स हैं, ठीक है। साइबेरिया से कुछ पक्षी जो है ना, साइबेरिया के अंदर साइबेरिया से कुछ पक्षी जो है वो उड़कर आते हैं। कहां पर उड़ के आते हैं, वो उड़कर आते हैं कहां पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वो उड़कर आते हैं। साइबेरिया से वो बहुत बड़ी उड़ान भरते हैं, ठीक है। और साइबेरिया से वो कहां आते हैं, वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। और ये कहां पर है, भरतपुर कहां है, राजस्थान के अंदर है भरतपुर, यहां पर वो आते हैं, साइबेरिया से उड़कर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल, प्रवास का। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान में रखना इसको। साइबेरियन जो बर्ड्स, साइबेरियन जो पक्षी हैं वो कहां पर आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में आते हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखना। फिर क्या है, निलंबित करना। ये निलंबित करना क्या है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर तीन पढ़ेंगे अपन, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता और उपरीत, ठीक है। शीत निष्क्रियता क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं भैया इसको हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। बाहर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, लेकिन अपने पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उस ठंडी को अपन, उस ठंडी से अपन क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो क्या करेंगे, ये ऐसे जीव होते हैं जो क्या करेंगे, उस सर्दी के अंदर गहरी नींद के अंदर सो जाएंगे, फिर इनको पता ही नहीं चलेगा सर्दी पड़ रही क्या हो रही है, ठीक है ना। इनको भूख लगेगी, कुछ नहीं होगा इनके अंदर। तो ये कौन करते हैं, भालू जो होते हैं वो क्या करते हैं, शीत निष्क्रियता करते हैं। नाम से पता है शीत आ गया तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। फिर एक होता है ग्रीष्म निष्क्रियता, नाम से पता है गर्मियों के अंदर ये क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको एस्टिवेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कुछ घोंगे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घोंगे को स्नेल बोलते हैं। और कुछ मछलियां, ये क्या करते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता जो है वो दिखाती हैं। फिर क्या है, उपरीत क्या है, डाइपोज, ठीक है। किसके अंदर होता है, ये जो प्राणी प्लवक है जो है उनके अंदर होता है। इंग्लिश में बात करो, जूप्लांक्टन के अंदर देखा गया है। फिर बात करें किसकी, अनुकूलन की। अनुकूलन मतलब अडेप्टेशन, जैसी भी परिस्थिति हो उसके प्रति क्या हो जाए, अडेप्ट हो जाए मतलब अनुकूलन हो जाए, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो गर्मी के हिसाब से आदमी रह लेगा, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है सर्दी के हिसाब से रह लेगा, तो वो क्या अनुकूलन है। तो वो अलग अलग देख लेते हैं। पहले बात करें किसकी, मरुस्थलीय पौधे की, ठीक है। ये सारा इस एक पेज के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो कैसे, मरुस्थल के अंदर पानी की कमी है, सबको पता है, ठीक है। तो वहां पर जो पौधे होते हैं वो उस पानी की जो कमी है उससे ओवरकम कैसे करते हैं, उससे कैसे बचते हैं, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं।
जो उनकी जो मस्तिष्क पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है ना उन पर क्या होती है, मोटी उपत्वचा होती है। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं उन पर क्या होती है, मोटी उपत्वचा होती है। मोटी उपत्वचा होगी तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मस्तिष्क के अंदर गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, तो गर्मी पड़ेगी तो क्या होगी, जो प्लांट्स जो है वहां से क्या निकलेगा, वाटर का लॉस होगा, मतलब पानी का जो है, पानी की जो है वो कमी होगी, वहां से पानी जो है वो उड़ जाएगा, गर्मी पड़ेगी तो पानी क्या उड़ेगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, उनकी जो पत्तियां है ना वहां पर मोटी उपत्वचा लगा दी, मोटी उपत्वचा लगा दी, इंग्लिश में क्यूटिकल लगा दिया, तो उससे क्या होगा, जो पानी है वो कम उड़ेगा, पानी जो है वो कम उड़ेगा उनसे। फिर क्या है, धसे हुए, जो इनके अंदर जो रंध्र जो है वो कैसे होते हैं, धसे हुए होते हैं। जो स्टेमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर अंदर तक धसे हुए होते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, पानी जो है वो कम उड़ेगा, पानी जो है वो कम उड़ेगा। ठीक है, फिर क्या, जो पत्तियां जो है ना वो कांटे के रूप में हो जाती हैं। नागफनी सबने देखी रखी होगी, जो गाँव से है और नागफनी देख रखी होगी। तो जो नागफनी जो है ना वो इसका एग्जाम्पल है, मरुस्थलीय पौधे का एग्जाम्पल है। तो उसकी जो पत्तियां है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो पत्ती जो है ना, वो पत्ती जो है वो इतनी बड़ी होती है, मान लो इतनी बड़ी है, मेरे हाथ इतनी बड़ी है, तो इतने बड़े से कितना पानी निकल सकता है, बहुत पानी निकल सकता है। तो इसको एक कांटे के रूप में कर दिया, मतलब ये जो एस्पेन है ना इतना सा हो गई, वो पत्ती इतनी सी हो गई, तो यहाँ से पानी जो है वो कम निकलेगा। फिर एक क्या है, ठंडी जलवायु वाले जो स्तनधारी हैं वो, इनके जो कान और जो पाद हैं वो छोटे होते हैं, मतलब कान और जो पैर है वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। हाथ पैर क्या है, छोटे होते हैं। ये क्या है, एलन का नियम। ठीक है, एलन का नियम को दर्शाते हैं। फिर क्या है, समुद्री जो सील होती है, समुद्री जो सील होती है उनके अंदर क्या होते हैं, वसा की मोटी परत होती है, वसा की मोटी परत होगी। अब वसा की मोटी परत होगी तो वो कैसे काम करेगी, एज ए इंसुलेटर काम करेगी, इंसुलेटर काम करेगी। वसा की जो मोटी परत होगी तो क्या करेगी, अंदर की जो उष्मा होगी उसको बाहर नहीं निकलने देगी, अंदर की जो उष्मा होगी उसको बाहर नहीं निकलने देगी। तो समुद्र के अंदर कितना भी ठंडा पानी हो उनको ठंडी कम लगेगी, अंदर क्या है, गर्मी रहेगी, इससे बच सकती हैं। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिमी वसा, क्या बोलते हैं, तिमी वसा। ये उष्मा की जो हानि है उसको कम करती है। अब बात करें फिर चौथी नंबर पर जो आता है वो क्या है, तुंगता बीमारी। क्या है, तुंगता बीमारी, इंग्लिश में बात एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या होती है, एल्टीट्यूड सिकनेस। ये क्या होती है भैया, आप बहुत सारी ऊंचाई पे गए, लेह लद्दाख चले गए, तो वहां पर क्या होगा, ऊंची ऊंची पहाड़ी है, तो वहां पर क्या करोगे, जैसे ऊंचाई पर जाओगे ना, ऊंचाई पर जाओगे तो क्या होगा, जो हवा का जो दाब है ना वो कम हो जाता है, हवा का जो प्रेशर वो कम हो जाता है। तो हवा का प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो वहां पर क्या है, आपको क्या होगा, नोजिया, मतलब उल्टी होने वाली फील आएगी। ठीक है, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, तो वहां पर ये होता है। तो उससे बचने के लिए अपना शरीर क्या करता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो अपना शरीर क्या करता है, उसके लिए अनुकूलन मेंटेन करने के लिए क्या करता है, अपना शरीर क्या करता है, आरबीसी का जो उत्पादन है ना उसको बढ़ा देता है। ठीक है, आरबीसी का जो उत्पादन है, जो लाल जो रक्त कणिका है उनका जो उत्पादन है उसको बढ़ा देता है। फिर बात करें इसकी व्यवहारिक अनुक्रिया की, तो जो मरुस्थलीय जो छिपकलियां है ना उनके अंदर ये शारीरिक अनुकूलन तो होता नहीं, तो वो क्या करती हैं भैया, उनको क्या व्यवहारिक अनुकूलन करना पड़ेगा। तो वो क्या करती हैं, बस जैसे धूप निकली तो सर्दी पड़ रही है रात को, मरुस्थलीय के अंदर सर्दी भी खूब पड़ती है रात को। ठीक है, तो जैसे रात को सर्दी पड़ी तो दिन के अंदर वो क्या करती है, धूप के अंदर जाके धूप सेकती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, धूप सेकने का काम करती है। फिर भी आपने सुना होगा आर्की बैक्टीरिया जो है वो क्या होती है, उष्ण जीवी सूक्ष्म जीवी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर रहते हैं, मतलब हार्श हैबिटेट के अंदर रहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी गर्म पानी के अंदर रह लेंगे, बहुत ज्यादा लवणता वाले क्षेत्र के अंदर रह लेंगे, तो मतलब ये हार्श हैबिटेट के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब ये देखो आप क्या है, ये समष्टि के लिए जो आयु पिरामिड है उनकी बात कर लेते हैं। तो ये देखो बढ़ती, देखो जनपूर्व और जनन सम और फिर क्या है जन्मोत्तर, मतलब सीधी सी बात है ये जो नीचे वाली जो है ना, नीचे वाली जो अवस्था है किसको दर्शा रही है, यहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं, यहाँ पर क्या है, छोटे बच्चे ज्यादा हैं। फिर ये जो बीच वाला है ना, जो जनन सम बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जवान लोग ज्यादा हैं, और जो ऊपर वाला है यहाँ पर क्या है, बूढ़े लोग हैं। सीधी सी बात ये समझो आप। ठीक है, तो जहां पर जब बच्चे ज्यादा होंगे, जहां पर जिस जगह पर बच्चे ज्यादा होंगे तो वहां पर क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, फ्यूचर में पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी क्योंकि बच्चे बड़े भी तो होंगे ना, तो वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगी। और ये स्थिर वाले कौन से हैं, यहां पर जो बच्चे और जो ये जवान है ना, बच्चे और जवान जो है उनकी जनसंख्या बराबर सी है, बच्चे और जो जवान है उनकी जनसंख्या बराबर है और बूढ़े कम है। तो यहां पर क्या, इसको क्या बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे। तो ये देखो ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, ये कैसी है, स्थिर बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर ये घटती कब बोलेंगे, जब बच्चे कम हो जाएं, बच्चों की जनसंख्या कम हो, जवान की जनसंख्या ज्यादा है और बूढ़ों की जनसंख्या कम है। तो यहां पर क्या है, जो जवान आज के टाइम पर जवान है वो क्या होंगे, बूढ़े भी तो होंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चों की जनसंख्या कम हो रखी है, तो फिर जो आगे वाली जनरेशन आएगी उसके अंदर जो बच्चे हैं वो कम रहेंगे, मतलब जवान जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये क्या है, घटती है। ठीक है, घटती स्थिर बढ़ती समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, किसकी बात करेंगे, फिर समष्टि वृद्धि की बात करेंगे। समष्टि वृद्धि इंग्लिश में बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, तो उसकी बात कर लेते हैं।
कोई कोई जन्म दर मतलब किसी का जन्म हुआ तो वो क्या है प्लस है, मतलब जनसंख्या जो जीव संख्या है उसके अंदर क्या है ऐड हो रही है, प्लस हो रही है, मतलब जुड़ रही है, ठीक है। किसी का जन्म हुआ तो वो क्या है जनसंख्या के अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है। अब कोई मर गया मृत्यु दर मतलब कोई मर गया, ठीक है, तो वो क्या है जनसंख्या के अंदर कमी आ रही है तो माइनस हो गया, ठीक है। कोई क्या है आप्रवासन, ठीक है, आप्रवासन मतलब इमिग्रेशन कोई बाहर से कोई दूसरे देश की से भारत के अंदर आ रहा है रहने के लिए तो वो क्या है इमिग्रेशन है, आप्रवासन है, तो वो क्या है जनसंख्या बढ़ाएगा आके यहाँ पर। कोई उत्प्रवासन क्या होता है, कोई यहाँ का दूसरे देश से ला गया, कोई यहाँ का दूसरे देश से ला गया रहने, तो यहाँ की जनसंख्या कम होगी तो ये क्या है माइनस है। तो ऐसे क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ आप देख सकते हो। अब बात करें किसकी, दो वर्ड है, क्या है, एक है चरघातांकी वृद्धि और एक है संभार तंत्र वृद्धि, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसके अंदर होता क्या है भैया, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसके अंदर क्या है असीमित संसाधन होंगे। जब असीमित संसाधन होंगे ना तो कैसी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, कैसी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, एक्सपोनेंशियल देखने के लिए मिलेगी। और जब सीमित संसाधन होंगे तब कैसी दिखेगी आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखेगी। अब यहां पर याद रखने वाली चीज क्या है, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला जो है दोनों के याद रखने हैं और इस फॉर्मूला के अंदर कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर न्यूमेरिकल ना पूछे तो फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूले दोनों के आपको याद होने चाहिए। फिर आपको ये पता लग गया ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी होगी, एकदम से वृद्धि होगी। और ये जो आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसके अंदर क्या है सिग्मोइड कर्व, एस शेप का कर्व बनेगा। फिर आगे चलो जी, ये बात करें किसकी, समष्टि पारस्परिक क्रिया की बात करें, मतलब आपस में इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लस प्लस, ठीक है, ये जाति कोई ए है, ये जाति ब है, ठीक है। प्लस प्लस मतलब दोनों को फायदा हो रहा है। जब दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है, दो जीव है दोनों का फायदा हो तो उसको क्या बोलेंगे सहोपकारिता, क्या बोलेंगे सहोपकारिता बोलेंगे, ठीक है। एक माइनस और दूसरा भी माइनस, दोनों माइनस माइनस मतलब दोनों का नुकसान हो रहा है। जब प्लस प्लस होगा तो सहोपकारिता, जब दोनों का नुकसान होगा प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या होगा उसको बोलेंगे स्पर्धा, कंपटीशन बोलेंगे। जब दोनों का नुकसान होगा, दो आपस में झगड़ेंगे तो दोनों का नुकसान ही होना है, तो क्या है उसको क्या बोलेंगे स्पर्धा बोलेंगे, ठीक है। एक का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है और एक का नुकसान हो रहा है, तो वो क्या है परभक्षण, क्या है परभक्षण, ठीक है। एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। इसके अंदर क्या होगा परजीविता, क्या है परजीविता। फिर क्या है एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का कुछ नहीं हो रहा, एक का फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसका ना फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो वो क्या है सहभोजिता, क्या है सहभोजिता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको कमेंसलिज्म, क्या बोलते हैं कमेंसलिज्म बोलते हैं। एक का नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक को नुकसान हो रहा है, ठीक है, एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो क्या है अंतरजातीय परजीविता, अमेंसलिज्म बोलेंगे उसको। अब आगे चलते हैं, एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं इनके। तो जो परभक्षण है, परभक्षण जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको प्रीडेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रीडेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है भैया नागफनी जो है ना, नागफनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर नागफनी जो है वो बहुत ज्यादा फैल गई थी, तो इसको रोकने के लिए किसका उपयोग लिया गया, नागफनी को खाने वाले जो स्लब है ना उनको लाया गया। नागफनी जो है वो बहुत ज्यादा फैल गई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो जो नागफनी को खाने वाले जो स्लब है उनको लाया गया ताकि ये नियंत्रित हो सके, और जो स्लब है उन्होंने खाई और फिर वो नियंत्रित हुई। तो ये किसका एग्जांपल है प्रीडेशन का, परभक्षण का एग्जांपल है। यहां पर किसका नुकसान हो रहा है, नागफनी जो है उसका नुकसान हो रहा है और जो नागफनी खाने वाले जो स्लब है उसका क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। फिर एक है जो पिदास्टर तारामीन जो है, पिदास्टर जो तारामीन जो है अमेरिका जो प्रशांत जो तट है वहां पर, ये क्या है जो पिदास्टर जो तारामीन है इनको क्या कर लिया बाहर निकाला। जैसे ही इन सबको बाहर निकाल लिया तारामीन को, पिदास्टर जो तारामीन थी इनको बाहर निकाल लिया, तो इनके साथ साथ में कौन जो अकशेरुकी जो है ना उनकी 10 से अधिक प्रजाति जो है वो विलुप्त हो गई। ये विलुप्त क्यों हुई क्योंकि जो ये पिदास्टर तारामीन थी ना, ये जो पिदास्टर तारामीन थी वो किसको खाती थी, जो इन जो प्रजाति थी, इन प्रजातियों को कोई खाता था, कोई जीव था जो इन 10 प्रजातियों को खाता था, उनको ये खा जाती थी, ठीक है, उनको ये खा जाती थी। तब अपन ने अगर पिदास्टर तारामीन को बाहर निकाल लिया तो जो जीव इनको खाता था वो अकेला राजा हो गया, तो इन्होंने खा ली, तो ये विलुप्त हो गई, ठीक है जी। फिर बात करें किसकी स्पर्धा की, कंपटीशन की बात कर लेते हैं। तो कंपटीशन के अंदर क्या दे रखा है अबिंगडन टोर्टोइज जो है वो विलुप्त हो गए। अब अबिंगडन टोर्टोइज जो है वो विलुप्त हो गए। क्यों विलुप्त हो गए, कारण क्या था, बकरी जो है ना, गोट जो है, बकरी जो है उसके कारण दोनों में क्या हुई स्पर्धा हुई खाने को लेकर, और कौन जीता, बकरी जो है वो जीत गई और अबिंगडन जो टोर्टोइज है वो क्या गए हार गए। फिर क्या है सुपीरियर बार्निकल जो बेलेनस है वो क्या है वहां पर राजा हो गए, और किसको खत्म कर दिया, इंफीरियर जो बार्निकल थे, जो चिथामलस जो थे उनको उन्होंने खत्म कर दिया, बाहर निकाल दिया, मतलब दोनों में स्पर्धा हुई
जो इंफीरियर वाले थे वो बाहर चले गए, मतलब खत्म हो गए, और जो सुपीरियर वाले थे वो वहां पर राज करने लग गए। फिर बात करें किसकी, परजीविता की। परजीविता की बात कर लेते हैं। तो परजीविता के अंदर, मानव के अंदर बात करें तो मानव के अंदर कौन सा है, एक तो यकृत परिणाम, ठीक है, यकृत परिणाम क्या है, लिवर फ्लूक, ठीक है, और एक है मलेरिया। ये क्या है, मानव के अंदर क्या है, मानव के अंदर क्या है, परजीवी है। फिर बात करें घोंगा और मछली के अंदर कौन है, ट्रिमेटोड, क्या है, ट्रिमेटोड। और समुद्री जो मीन है, समुद्री जो मीन है उसके अंदर कौन है, कोपेपोड, ठीक है, कोपेपोड, ठीक है। फिर बात करें कसकटा। कसकटा क्या होती है, अमरबेल। अमरबेल किस पर होती है, अमरबेल किस पर होती है, अपने कॉमनली जो गाँव में खेत वेत हैं उनको बताया, जो खेतों के अंदर रहते हैं उनके अंदर रिजका जो होता है ना, रिजका जो होता है उस पर क्या है, अमरबेल लग जाती है, उस पर क्या है, अमरबेल लग जाती है। और आपने बाढ़ों पर देखा होगा ना, जो बाढ़ होती है, जो मतलब जो मेड़ बोलते हैं ना जिसको, तो बाढ़ जो होती है ना उस पर भी ये ग्रो कर जाती है, क्या, अमरबेल जो है ना ये पेड़ों पर लगती है। तो बड़े जो बाढ़ जो पादप है उन पर यह वृद्धि करती है। फिर बात करेंगे इसकी सहभोजिता की, बात करते हैं सहभोजिता। सहभोजिता जो मैंगो का प्लांट होता है, जो मैंगो का जो ट्री होता है, आम का जो पेड़ होता है, उस पर क्या ओरकिड आ जाते हैं। वेल पर क्या है, बाढ़ निकल आ जाएंगे, वो क्या है, सहभोजिता है, ठीक है। क्लोन फिश और जो सी एनेमन जो है आपस में सहभोजी होंगे। केटल एग्रेट और जो केटल है ये आपस में क्या होंगे, सहभोजी होंगे। फिर बात करेंगे इसकी सहोपकारिता, किसकी बात करेंगे, सहोपकारिता। इसके अंदर एग्जांपल क्या है, लाइकेन, के जो लाइकेन होता है उसके अंदर लाइकेन किससे बनता है, कवक, कवक, कवक और साइनोबैक्टीरिया। कवक और साइनोबैक्टीरिया आपस में दोनों साथ में रहेंगे, कवक और जो साइनोबैक्टीरिया आपस में साथ में रहेंगे, उस दोनों में साथ को क्या बोलेंगे अपन, लाइकेन बोलेंगे, ठीक है। फिर बात करें माइकोराइजा, ये अपन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं। माइकोराइजा जो है ये किसके अंदर क्या होता है, फंजाई, जो कवक है और जो प्लांट पादप, कवक और पादप का जो मिलन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, माइकोराइजा। प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल का जो मिलन होगा उनको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे अपन, सहोपकारिता। प्लांट कौन सा है, फिग, फिग और जो वास्प है ना, फिग और जो वास्प है, एग्जांपल ध्यान में रखना, फिग क्या है यहाँ पर, पादप है, और वास्प क्या है यहाँ पर, जीव है। तो ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये साथ में रहेंगे, साथ हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सहोपकारिता का उदाहरण है, ठीक है जी। ये अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है जी। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आपका ये रिवीजन जो भी है सारा हो गया, एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो चुकी है आपके, एक एक लाइन आप चेक कर सकते हो ना। तो सारे एग्जांपल मैंने सारे इन शॉर्ट नोट्स के अंदर मैंने लाने की पूरी कोशिश की है। और ये नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एग्जाम से पहले आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे रिवाइज करने में, तो ये बहुत अच्छी बात बन जाएगी आपके लिए। मेरे कहने पर कर लो यार, इतने आपने इतने कर रखे हैं, एक और ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो जैसा भी लगा आपको, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।